सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका एनिमल किंगडम है, बोले तो जो आपका प्राणी जगत है, इसका कंप्लीट वन शॉट लेके आए हैं, जिसके अंदर अपन कंप्लीट जो आपका एनिमल किंगडम है, मतलब जो आपके कोडेट्स हो गए एंड आपके जो नॉन कोडेट्स वाला जो पोर्शन आपके लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम में है। देखिए इसकी जो क्लासेस है वो क्लासेस तो मैंने मतलब इसका वन शॉट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो मैंने बीएससी के लिए डाल रखा है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो 12th की जो आपकी बुक है उसी के बेसिस के ऊपर वो बना हुआ है। तो आप सबके सब एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल के अंदर जो जो वर्ड आते हैं, जो जो पॉइंट आते हैं, उनको मैंने वहां डाल रखा है। वो वीडियोस है, वो वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। एंड लेकिन आज वाला जो है इसके अंदर अपन क्या कर लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे। बोले तो वन लाइनर जो अपनी सीरीज है, बोले तो एक लाइन के अंदर ही अपन सारे जो मेन उसके पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को देख लेंगे, और कंप्लीट जो वीडियोस है वो वीडियोस आप मैं प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो है उन वीडियो को डाल दूंगा, या डायरेक्ट आप कोडेट्स नॉन कोडेट्स वन शॉट दादी सर लगा के देख लीजिएगा, आपको वो सारे के सारे वन शॉट देखने को मिल जाएंगे। 1-1.5 घंटे का वन शॉट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। इसके साथ साथ में देखिए ये वाला जो आपका मतलब जो आपका एनिमल किंगडम हो गया एंड जो आपका प्लांट किंगडम वाला है, बोटनी वाला, ये तो जूलॉजी वाला रह जाता है और बोटनी वाला प्लांट किंगडम हो जाता है। इनके मतलब जो आपका ये पूरा का पूरा है थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसको आप एनसीईआरटी से आपको लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे दो आपके टॉपिक्स हैं, एक तो एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम, जो क्या है कंप्लीट थ्योरी के रूप में, मतलब इनको ये मान लीजिए समझने से कुछ लेना देना ही नहीं है, बस जो आपके एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स यहां पे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जांपल में ही मतलब क्वेश्चंस क्या आएगा, एग्जांपल से पूछ लेगा कि ये कौन से फाइलम का कैरेक्टर है, ये कौन से एग्जाम मतलब ये कौन सा जो मेंबर है उसका कौन सा क्या कैरेक्टर रहेगा, वो सारे के सारे मैंने वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड आप सबको पता है अपन लैब असिस्टेंट का अपन ने कोर्स चलाया था, और कोर्स अपना लैब असिस्टेंट का अपन ने जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस अपन ने डाल दी है। अब अपन क्या चल रहे हैं, रिवीजन बैच लेके चल रहे थे। उस रिवीजन बैच के अंदर जो आज अपना पॉइंट है वो कौन सा है, एनिमल किंगडम का आपका रहने वाला है। तो सारी की सारी वीडियो डाल रखी है, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या डायरेक्ट आप देख लीजिएगा कि कंप्लीट जो आपकी बायोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी, वो अपन ने कंप्लीट रूप से पढ़ ली है। जो आपका एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम पढ़ रहा था, उसके अंदर से आज अपन क्या देख लेंगे, एनिमल किंगडम की जो वन लाइनर जो सीरीज है क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं। तो चलिए फिर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले एनिमल किंगडम के अंदर पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज अपन कितने क्वेश्चन देखेंगे, 200 क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब कंप्लीट एनिमल किंगडम के 200 क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये मान के चलिए कि लगभग आपका पूरा जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और जो वन शॉट मैंने बना रखे हैं उनको भी देख लेना, क्योंकि उनके अंदर कंप्लीट जो जनरल कैरेक्टर, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा में नहीं दे रखा है, ओनली फॉर जनरल कैरेक्टर दे रखे हैं, मैंने जनरल कैरेक्टर की अलग से वन शॉट बना रखे हैं, उन वन शॉट को आप देख लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो प्राणी जगत है, इस प्राणी जगत का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है किस बेसिस के ऊपर, किस आधार के ऊपर किया गया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके जो लेवल है उस लेवल्स का ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री के बेसिस पे एंड आपके सिलोम के बेसिस पे, ये चीजें क्या होती है, थोड़ी देर में ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बोले तो लेवल ऑफ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किन जंतुओं के अंदर देखने को मिलता है। तो ये वेरी वेरी पॉइंट है। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके नीट के एग्जाम में भी आए हुए हैं और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में भी आए हुए हैं। आगे बात करें तो इसके अंदर कौन आ जाएगा, जो आपका पोरीफेरा फाइलम होता है, उसके अंदर जो आपके स्पंज होते हैं, उन स्पंज का जो क्लासिफिकेशन है, या ना उनके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, उन जंतुओं को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बांटा गया है। आगे बात करते हैं कि जो उत्तक स्तर होता है, मतलब लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, याद कीजिए जिस टाइम पे अपन ने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, सेल बायोलॉजी के अंदर अपन ने क्या किया था कि जो आपकी सेल होती है, एक सिंगल सेल होती है, एक सिंगल सेल होती है, वो सेल क्या होगी, वापस में जुड़ेगी, और काफी सारी सेल जुड़ के क्या बना लेगी, टिश्यू सिस्टम बना लेगी। फिर बहुत सारे जो टिश्यू रहेंगे वो टिश्यू क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। फिर क्या बन जाएगा, बहुत सारे ऑर्गन आपका ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आ जाता हूं, बीच में लाइट चली गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका रेडियल सिमेट्री है ये आखिरकार क्या होती है। देखिए मेन आपको पता होना चाहिए कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री
यदि सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है, मान लीजिए कि कोई मतलब ये मान लीजिए कोई भी मतलब ये मान लीजिए यदि इस सेंटर एक्सिस से इसको अपन कैसे भी काट ले, सेंटर एक्सिस से यदि अपन किसी भी चीज को क्या कर ले, कैसे भी काट ले, वो दोनों की दोनों क्या होगी, उसकी मिरर इमेज होगी। ऐसी सिमेट्री आपकी क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है। तो ये वही लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह सिमेट्री जो कि वह सममिति या वह सिमेट्री जो शरीर को केंद्रीय एक्सिस से, सेंटर एक्सिस से काटते हुए गुजरते हुए किसी तल को क्या कर दे, दो समान भागों में विभाजित कर दे, वो सिमेट्री क्या कहलाती है, वो सममिति क्या कहलाती है, तो वो आपकी रेडियल सिमेट्री कहलाती है। बोले तो अरीय सिमेट्री कहलाती है। तो अरीय सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है, वो सिमेट्री की जो किसी भी जीव को क्या कर देगा, सेंटर एक्सिस से अपन यदि उसकी बॉडी को काटेंगे, कैसे भी काट लें, तो वो जो दोनों के दोनों जो पार्ट्स मिलेंगे, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है। एक आ जाती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री वो होगी कि सेंटर एक्सिस से किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव को या किसी भी बॉडी को काटेंगे, तो वो बस उसको सेंटर एक्सिस से एक बार एकदम सीधा प्लेन में काटेंगे, तो वो प्लेन एक दूसरे के क्या होंगे, आपके मिरर इमेज होंगे। या बाइलेटरल मतलब लेटरल सरफेस से दो भाग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यदि आप एकदम सीधा का सीधा काटोगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इस तरह की सिमेट्री क्या कहलाती है, आपकी बाइलेटरल बोले तो द्विपार्श्वीय सममिति कहलाती है। एक आ जाता है आपका एसिमेट्री। एसिमेट्री का सीधा सा मतलब हो गया कि ऐसी सिमेट्री जिसको किसी भी एक्सिस से किसी भी प्लेन में आप कैसे ही काट लो, वो क्या होंगे, उसके दोनों के दोनों मिरर इमेज नहीं मिलेगी। वो सिमेट्री आपकी क्या कहलाती है, आपकी एसिमेट्री कहलाती है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है वे जंतु जिनमें कोशिकाएं क्या करती है, दो भ्रूणीय परत। दो भ्रूणीय परत कौन सी होगी, एक तो आपकी एक्टोड्रम, एक आपकी एंडोड्रम। बोले तो बाहरी एक्टोड्रम और अंदर की साइड में एंडोड्रम में व्यवस्थित हो, तो वो एनिमल क्या कहलाता है, आपका डिप्लोप्लास्टिक कहलाता है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब हो गया कि दो, ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब तीन जर्म लेयर होगी। कौन सी, एक्टोड्रम, मेसोड्रम एंड एंडोड्रम। ये तीनों की तीनों होगी, तो वो जीव कैसा होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा। यदि किसी जीव के अंदर एक्टोड्रम एंड मेसोड्रम से बना है तो वो डिप्लोब्लास्टिक आपका रहेगा। तो अगला वही आ गया कि वे परत मतलब वे जंतु जिनमें क्या होगी, तीसरी परत भी मौजूद रहेगी। तीसरी परत कौन सी, मेसोड्रम। यदि एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड आपकी मेसोड्रम, ये तीनों की तीनों जर्म लेयर यदि प्रेजेंट है, तीनों की तीनों लेयर प्रेजेंट है, परत प्रेजेंट है, तो वो जीव क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। यदि एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम प्रेजेंट है तो वो जीव क्या कहलाएगा, आपका डिप्लोप्लास्टिक कहलाएगा, बोले तो द्विकोरीय कहलाएगा। अगला आ जाता है कि शरीर की दीवार और आहर नाल के बीच में जो आपकी गुहा होती है। अब बात कर लेते हैं सिलोम क्या होती है। सिलोम की बात करें तो मान लीजिए ये तो आपकी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल सीधी जा रही है। ये क्या है, मान लीजिए आपकी बॉडी गोवा है। इस बॉडी गोवा से और इस एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, जैसे मान लीजिए ये तो क्या जा रही है, आपकी गट लाइन जा रही है। बोल आप मतलब ये तो आपकी क्या है, गट लाइन है, या बोले तो आपकी आहर नाल है। ये आपकी क्या आ जाती है, कंप्लीट आपकी बॉडी आ जाती है। ये आपकी क्या आ जाती है, कंप्लीट आपके शरीर की दीवार या आपकी बॉडी की क्या आ जाती है, वॉल आ जाती है, लेयर आ जाती है। अब ये जो गट वॉल है एंड ये जो बॉडी की लेयर है, इन दोनों के बीच में ये वाली जो जगह है, इसी जगह को क्या बोला जाता है, सिलोम। सिलोम का मतलब होता है आपकी खाली जगह से, मतलब जो खाली जगह होती है उसको क्या बोला जाता है, सिलोम। अब ये जो आपकी सिलोम होती है, ये सिलोम भी आपकी कुछ टाइप्स की होती है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं सबसे पहले तो एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब हो गया कि ऐसे जीव जिनके अंदर ये जो आपकी बॉडी वॉल रहेगी एंड जो गट वॉल रहेगी, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी यदि स्पेस नहीं होता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सारे के सारे जीव आपके एसिलोमेट्स कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, एसिलोमेट्स कहलाते हैं। अब जो आपके एसिलोमेट्स होते हैं, याद रखिएगा, जो आपका पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, आपका जो टीनोफोरा हो गया, इसके साथ साथ में जो आपका प्लेटेहेलमिन्थेस हो गए, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला आ जाता है, देखिए वही आ गया कि जो आपके एसिलोमेट्स होते हैं वो कौन से फाइलम के हैं, तो यहां पे क्या आ गया, आपका प्लेटेहेलमिन्थेस। प्लेटेहेलमिन्थेस के साथ साथ में टीनोफोरा आ गया, सिलेंट्रेटा आ गया एंड आपका जो पोरीफेरा आ गया। इनको भी नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे भी क्या होते हैं, आपके एसिलोमेट्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं,
ये अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, कंप्लीट जो आपके लैब असिस्टेंट के नोट्स रहेंगे, इसके साथ साथ में जो आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, वो सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेगी, जो अपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दाजिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन को विजिट है, वो विजिट आप जरूर कीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का मतलब हो गया कि मतलब जो आपकी सिलोमेट है, ऐसा लगेगा, कैसे लगेगा? अभी मैंने आपको सिलोम के बारे में क्या बताया, ये तो आपकी क्या आ जाती है, बॉडी वॉल आ जाती है, जबकि ये क्या आ जाती है, आपकी केविटी आ जाती है। इनके बीच में ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस ही आपका क्या कहलाता है, सिलोम कहलाता है। जिस भी जीव के अंदर यदि ये स्पेसिंग मतलब ये पूरी की पूरी केविटी प्रेजेंट होती है, वो जीव क्या कहलाते हैं, आपके सिलोमेट्स कहलाते हैं। यदि सिलोम की बात करें कि सिलोम किन किन में देखने को मिलेगी, तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जो आपके एनेलिडा आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, मोलस्कास आ जाते हैं, एंड जो आपके कोडेक्स आ जाते हैं, इन सब के अंदर क्या होती है, सिलोम आपको देखने को मिलती है। और ये जीव सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सिलोमेट्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे जीव जिनमें क्या होगी, ये जो केविटी रहेगी यानी ये जो सिलोम रहेगी, ये सिलोम क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। वो आपके प्लेटेहेलमिन्थेस आ जाता है, पोरीफेरा आ जाता है, टिनोफोर आ जाता है, आपके सिलेंट्रेटा आ जाता है। इन सब के अंदर क्या होता है, आपकी सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। ये सारे के सारे एसिलोमेट होते हैं। फिर अगली आ जाती है सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब क्या है, एक्चुअल के अंदर जो सिलोम है, वो सिलोम इनमें प्रेजेंट नहीं रहती है। इनमें ये जो बॉडी कैविटी होती है, इसमें पाउच के रूप में क्या होती है, यहां पे चीजें प्रेजेंट होती है। अब पाउच के रूप में प्रेजेंट रहेगी, तो यहां पर ये जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी। ऐसे जीव होते हैं, उन जीवों को आप क्या बोलोगे, सूडोसिलोमेट्स बोलोगे। मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर क्या होती है, सिलोम कैसी होती है, आभासी प्रकार की होती है। उनमें क्या होती है, सिलोम पाउच के रूप में, क्या मतलब सिलोम को कवर कर लेती है। कौन? ये पाउच के रूप में जो ब्रैकेट्स होते हैं, ये सारे के सारे उसको कवर कर लेते हैं। इसके अंदर ओनली फॉर आपके एस्के हेलमिन्थेस होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके सूडोसिलोमेट्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है। जो मैंने जिस के एग्जांपल बताए हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वही चीज होगी, सूडोसिलोमेट्स कौन से होंगे, वे जंतु जिनमें जेह गुहा क्या होगी, मेसोडर्म में आश्रित नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, बिखरी हुई रूप में, बोले तो पैकेट्स के रूप में, थैले के रूप में क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होती है। अगला आ जाता, चलिए एग्जांपल ये आ गया कि सूडोसिलोमेट्स होते हैं, इसका एग्जांपल बताइए कौन सा फाइलम आ जाता है, तो इसमें आपके एस्के हेलमिन्थेस आ जाते हैं। अगला आ जाता है, यदि मान लीजिए जो आपका शरीर है, वो शरीर यदि खंडों के रूप में प्रेजेंट होता है, ये आपके एनेलिडा के अंदर देखने को मिलता है, वो क्या कहलाते हैं, आपका मेटामेरिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटामेरिज्म कहलाती है। अगला आ जाता है कि संघ जो पोरीफेरा होते हैं, इन पोरीफेराज का कॉमन नेम क्या होता है, सामान्य नेम क्या होता है, तो याद रखना पोरीफेरा का एक फेमस नेम है जिनको क्या बोला जाता है, स्पंज के नाम से भी इनको जाना जाता है। जबकि जो स्पंज होते हैं, इनके अंदर जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, या जो वाटर कैनाल होती है, उसके द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ऑस्ट्रेलिया जो आपकी ऑस्ट्रिया होती है, ऑस्ट्रिया से आपके वाटर कैनाल में जाते हैं, फिर ओसिकुलम से वाटर को क्या कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। बस पॉइंट इतना याद रखना है कि जो आपके स्पंज होते हैं, जो पोरीफेराज होते हैं, उन पोरीफेराज के अंदर जो वाटर होगा, वो वाटर के इंटर वाला जो पार्ट रहेगा, वो तो क्या रहेगा, ऑस्ट्रिया रहेगा, एंड जहां से वाटर बाहर निकलेगा वो ओसिकुलम रहेगा। बीच के अंदर क्या रहेगा, वाटर आपका घूम के आएगा, वो क्या कहलाएगी, आपका कैनाल सिस्टम कहलाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका कैनाल सिस्टम होता है, ये कैनाल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। अब आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि जो पोरीफेराज होते हैं, इन पोरीफेराज के अंदर जो आपका कैनाल सिस्टम होता है, ये कैनाल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। उन तीनों टाइप्स के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिएगा। चलिए अगला आ जाता है कि जो आपके स्पंजो होते हैं, जो स्पंज होते हैं, उन स्पंजों में नाल तंत्र को आश्रित करने वाली जो विशिष्ट सेल होती है, यानी स्पेशलाइज्ड जो आपकी सेल लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग किसकी बनी होती है, तो याद रखना वो कॉलर सेल्स की बनी होती है, जिसको कोइनोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि स्पंजों का जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है, तो याद रखना कि जो आपके स्पाइकल्स मान लीजिए या स्पोंजियन जो आपके फाइबर्स होते हैं, उनका क्या होता है, कंकाल तंत्र बना रहता है। जो आपके स्पंज होते हैं, बोले तो पोरीफेरा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, या तो पोरीफेरा दे देगा या स्पंज दे देगा, तो दोनों का मतलब है वो मतलब एक ही है, कि क्योंकि स्पंज को ही क्या बोला जाता है, पोरीफेरा, पोरीफेरा को ही क्या बोला जाता है, स्पंज बोला जाता है।
जबकि जो आपके स्पंज होते हैं, उन स्पंज के अंदर जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो किस प्रकार का होता है? तो याद रखना, इनमें जो पाचन होता है वो कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है, बोले तो अंतः कोशिकीय होता है। जबकि सिलेंट्रेटा के अंदर पाई जाने वाली जो विशिष्ट डंक सेल होती है, वो डंक सेल कौन सी होती है? स्टिंग सेल कौन सी होती है? तो याद रखना, उसको नाइडोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे आ जाता है नाइडेरियन जो जंतु होते हैं, उनमें जो मूल रूप से शारीरिक रूप होते हैं वो दो रूप के अंदर डिवाइड रहते हैं। दो स्टेज उनमें देखने को मिलती है। एक स्टेज को पोलिप स्टेज बोला जाता है, एक स्टेज को क्या बोला जाता है? मेडुसा स्टेज बोला जाता है। तो इनकी स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, अगला आ जाता है कि जो आपके नाइडेरियन होते हैं, इन नाइडेरियन के अंदर अपन ने दो स्टेज देख ली थी। दो स्टेज कौन सी देखी थी? एक तो पोलिप स्टेज देखी थी, एक अपन ने हाइड्रा वाली, सॉरी, एक तो पोलिप देखी थी, एक मेडुला वाली अपन ने स्टेज देख ली थी। यदि अपन बात करें तो इनके अंदर जो स्टेज बेलनाकार रूप में स्थिर रहेगी वो तो आपकी कौन सी कहलाएगी? पोलिप स्टेज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाता है? आपका हाइड्रा आ जाता है। जबकि जो स्टेज क्या होगी? छतरी नुमा होगी और मुक्त रूप से तैरने वाली रहेगी। याद रखना, ये बेलनाकार रहेगी, स्थिर रहेगी, मतलब ये एक ही जगह के ऊपर रहेगी, इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। वो स्टेज कौन सी रहेगी? पोलिप रहेगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रा आ जाते हैं। जबकि जो मेडुला वाली या जो मेडुसा वाली स्टेज थी, ये मेडुसा वाली जो स्टेज होती है, ये स्टेज आपकी छतरी नुमा होती है और कैसी होती है? अम्ब्रेला लाइक होती है। और कैसे होती है? फ्री स्विम होती है, बोले तो मुक्त रूप से तैरने वाली होती है। वो कौन सी होती है? मेडुसा स्टेज होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी जेली फिश आ जाती है। अगला आ जाता है कि नाइडेरियन होते हैं, उनके अंदर पीडी एकांतरण, बोले तो आपका जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन वाला जो फिनोमिना होती है, घटना होती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटाजेनेसिस बोला जाता है। तो मेटाजेनेसिस क्या है? मेटाजेनेसिस एक ऐसी घटना है जो नाइडेरिया में देखने को मिलती है। इनमें क्या होता है? पीडी एकांतरण की जो घटना है वो घटना आपको देखने को मिलती है। जबकि मेटाजेनेसिस में दिखने वाली जो नाइडेरियन है, इस नाइडेरियन का एग्जाम्पल कौन आ जाता है? आपका ओबेलिया आ जाता है। याद रखना, इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आ जाता है? आपका ओबेलिया आ जाता है। जबकि जो टिनोफोरा होते हैं, इन टिनोफोरा का सामान्य जो नाम होता है वो याद रखना समुद्री अखरोट, या बोले तो अपन कंकाल जेली, कोम्ब जेली के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अगला आ जाता है कि जीवित जीव द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जन करने का जो गुण होता है, उस गुण को बायोल्यूमिनेंस के नाम से जाना जाता है। ल्यूमिनेंस या ना बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, मतलब हिंदी में क्या हो गया? जैव प्रदीप्ता के नाम से अपने इसको जानेंगे। जबकि टिनोफोरा में जो कंकाल की पट्टिकाएं होती है, कोम्ब प्लेट होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? नंबर में कितनी होती है? तो याद रखना, वो कितनी होती है? आपके नंबर में 8 होती है। जबकि प्लेटे हेलमंथीज का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? फ्लैट वर्म, बोले तो चपटे कर्मी के नाम से इनको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जबकि आ जाता है जो आपके चपटे कर्मी होते हैं, बोले तो जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, उनमें जो प्रासरण नियमन की जो क्रिया होती। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक बार फिर से लाइट चली गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या था अपना कि चपटे कर्मियों के अंदर जो प्रासरण नियमन, बोले तो ओस्मो रेगुलेशन होता है, एंड जो एक्सक्रेशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसके लिए जो स्पेसिफिक जो सेल होती है, विशिष्ट कोशिकाएं होती है, वो कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लैट वर्म्स के लिए जो ओस्मो रेगुलेशन, प्रासरण नियमन एंड जो उत्सर्जन होता है, बोले तो एक्सक्रेशन होता है, उसके लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? तो याद रखना, जो फ्लेम सेल होती है, ज्वाला कोशिकाएं होती है, ये काफी ज्यादा क्या होती है? आपकी इंपॉर्टेंट होती है। जबकि उच्च पुनरुद्भवन, बोले तो हाई जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है फ्लैट वर्म के अंदर, वो उनमें से कौन से जीव के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है? फ्लैट वर्म के अंदर, चपटे कर्मियों के अंदर। तो उनके अंदर जो आपका प्लेनेरिया होता है, आपने एग्जांपल भी देखा होगा कि प्लेनेरिया के अंदर जो पुनरुद्भवन, बोले तो रीजनरेशन की कैपेसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके एस्के हेलमंथीज होते हैं, इन एस्के हेलमंथीज का जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, वो क्या होता है? तो इनको राउंड वर्म, बोले तो आपके गोल कर्मी के नाम से इनको जाना जाता है। जबकि जो आपके वाउचेरिया होते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके वाउचेरिया होते हैं, उन वाउचेरिया के द्वारा कौन सी डिजीज फैलाई जाती है? या एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि जो आपका हाथी पांव रोग होता है वो किस
किसके द्वारा फैलाया जाता है? आपके जो एलिफेंटाइटिस होता है ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखना ये आपके वाउचेरिया के द्वारा होता है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि वाउचेरिया के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, तो वो आपका हाथी पांव डिजीज बोले तो एलिफेंटाइटिस होता है। अगला आ जाता है नेरिस जैसे जो जलीय एनेलिडा होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? तो याद रखना उनके अंदर जो आपके पेरापोडिया होते हैं उन पेरापोडिया के द्वारा क्या करते हैं? वो लोकोमोशन करने की, मतलब लोकोमोशन की जो प्रोसेस होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। जबकि जो आपके एनेलिडास होते हैं इन एनेलिडास के अंदर उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन देखिए दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, या तो जो आपका यहां पर ऑप्शन है ऑप्शन का क्वेश्चन बन सकता है, या जो क्वेश्चन है इसका भी क्या बन सकता है? ऑप्शन बन सकता है। जैसे पूछ लिया जाए कि जो नेफ्रीडिया होता है ये नेफ्रीडिया कौन से फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है, तो वो आपके एनेलिडा आ जाते हैं। या ऐसे पूछ लिया जाए कि जो आपके एनेलिडास होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा पाया जाता है, तो किसके द्वारा होता है? आपके नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। जबकि सबसे बड़ा, मतलब ऐसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है आपके एनिमल किंगडम का, तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है, वो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का क्या होता है? सबसे बड़ा आपका फाइलम है। जबकि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इन आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, बोले तो जो बाह्य कंकाल होता है, ये बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो याद रखना ये आपका जो काइटिन होता है इस काइटिन का इनका बाह्य कंकाल बना होता है। जबकि जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं इन आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं, यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन से ऑर्गन के द्वारा करते हैं? तो याद रखना इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, बुक आपके गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, एंड जो इनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है इनके द्वारा ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। जबकि इनके अंदर उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो इनमें जो उत्सर्जी अंग होता है वो इनमें मेल पीगियन जो नलिकाएं होती है, ट्यूब होती है, वो जो होती है, ये सारे के सारे पर्सन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि इनमें जो सेंसरी ऑर्गन होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो कौन सा होता है? तो याद रखना आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो आपकी सिंपल आई पाई जाती है एंड कंपाउंड आई है वो आपको देखने को मिलती है। बोल तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें एक तो क्या होगा? एंटीना होगा। क्या प्रेजेंट होगा? इनमें एंटीना प्रेजेंट होगा। एंटीना के साथ साथ में इनमें क्या होगा? आंखें प्रेजेंट होगी, आईज प्रेजेंट होगी। आईज भी दो तरह की होती है, एक सिंपल तरह की, एक आपकी क्या होती है? कंपाउंड आई आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में जो स्टेटोसाइट्स होते हैं ये भी इनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जबकि प्राणी जगत का बोले तो सेकंड लार्जेस्ट आपका एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम होता है वो कौन सा है? तो सेकंड नंबर का कौन आ जाता है? आपका मोलस्का आ जाता है। फर्स्ट नंबर का कौन आ जाता है? आपका आर्थ्रोपोडा आ जाता है। जबकि अगला आ जाता है जो आपके मोलस्कास होते हैं, इन मोलस्का का जो शरीर होता है ये शरीर कौन से कवच के द्वारा ढका हुआ रहता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो शरीर जिस कवच के द्वारा ढका रहता है वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जबकि मोलस्का के अंदर भोजन के लिए जो रेती जैसी ऑर्गन्स होते हैं, वो रेती जैसे अंग होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको रेडुला नाम से जाना जाता है। जबकि मोलस्का के अंदर कुबड़ और जो मेंटल होता है, इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है। बोले तो मेंटल गुहा के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आपके इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, इन इकाइनोडर्मेट्स की मेन विशेषता क्या होती है? तो इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर तंत्र होता है, यानी जल संवहन तंत्र होता है, ये इनके अंदर देखने को मिल जाता है। जबकि एक वयस्क जो आपका इकाइनोडर्मेट्स होगा, उस वयस्क इकाइनोडर्मेट्स में किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलेगी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना एक वयस्क के अंदर कैसी देखने को मिलेगी? रेडियल जो आपकी सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि इनका जो लार्वा होता है, इस लार्वा के अंदर क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलेगी? याद रखना रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी जब ये अडल्ट रहेगा। एंड रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जब किसी भी जीव के शरीर को
सेंटर एक्सिस से आप किसी भी पार्ट्स में कैसे ही काट लो तो वो आपका क्या होता है, उसके दोनों जो पार्ट्स कटेंगे वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इस तरह की सिमेट्री क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है। जबकि काइनोडर्मेट्स का जो लार्वा होता है उस लार्वा के अंदर कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री आ गई कि किसी भी जीव को ओनली सेंटर एक्सिस से आप उसको सिर्फ लेटरल सरफेस से उसको एकदम सीधा काटोगे तभी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। ये ऐसी सिमेट्री आपकी क्या कहलाती है, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। मतलब बाइलेटरल सिमेट्री तो लार्वा स्टेज में देखने को मिलेगी काइनोडर्मेट्स में, जबकि जो रेडियल सिमेट्री है वो आपको किनके अंदर देखने को मिलेगी, जिस टाइम पे वो अडल्ट हो जाएगा, बोले तो वयस्क हो जाएगा। जबकि अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो आपके कोडेट्स एंड जो नॉन कोडेट्स आते हैं, इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिव लिंक होती है, इनको जोड़ने वाली जो लिंक होती है वो क्या कहलाते हैं, वो कौन होते हैं, तो वो आपका कौन सा आ जाता है, हेमी कोडेट्स आ जाते हैं। पहले क्या था कि जो आपके कोडेट्स हैं, इन कोडेट्स के अंदर हेमी कोडेट्स को रखा गया था, लेकिन बाद में पता चला क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हैं वो हेमी कोडेट्स के कोडेट से मिलते जुलते थे, इसलिए इसको हेमी कोडेट का मतलब आधे क्या थे, ये कोडेट थे। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको एक अलग से ही क्या बना दिया गया, फाइलम बना दिया गया। जबकि जो आपके हेमिकोडेट्स होते हैं, इन हेमिकोडेट्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जी अंग होता है, वो कौन सा होता है, तो याद रखना इसमें जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है वो इनमें, यानी जिसको सूंड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, वो क्या होती है, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। जबकि जो आपके कोडेट्स होते हैं, इन कोडेट्स के मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो पहली चीज तो है कि इनमें नोटोकोड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तीनों के तीनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कोडेट्स के मुख्य लक्षण क्या होते हैं कि इनमें नोटोकोड प्रेजेंट रहेगी, इनमें डोर्सल जो नर्व कोड रहेगी वो प्रेजेंट रहेगी, साथ साथ में जो फेरेंजियल जो गिल स्लिट्स होती हैं, ये गिल स्लिट्स इनमें देखने को मिलेगी। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जो आपके एनिमल किंगडम में जो कोडेट्स एंड जो आपके नॉन कोडेट्स हैं, ये सारे के सारे मैंने वन शॉट इन दोनों के बना रखे हैं। इनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, प्लेलिस्ट में भी इनको ऐड कर दूंगा। यदि आप डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो वो सारे के सारे वीडियोस है, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एक एक वन शॉट है, तो ओवरऑल बोले तो लगभग 2 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट एनिमल किंगडम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। साथ में आपका लैब असिस्टेंट का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कि जो आपका कोडेट्स है, इस कोडेट्स को क्या है, 3 सब फाइलम के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो 3 सब फाइलम कौन से हैं, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट एंड आपके क्या आ जाते हैं, वर्टिब्रेट आ जाते हैं। वैसे यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट एंड आपके वर्टिब्रेटा। जबकि अपन बात करें कि किस उपसंघ के अंदर यानी कौन से सब फाइलम के अंदर नोटोकोड होती है, ये केवल लार्वा स्टेज होती है, यानी केवल लार्वा स्टेज में ही क्या है, पूंछ देखने को मिलती है। तो याद रखना यूरोकोडेट, यूरो का मतलब पूंछ से हो गया, कोडेट आपका हो ही गया। अगला आ जाता है कि किस उपसंघ में नोटोकोड होती है, ये सिर से पूंछ तक जीवन भर फैली रहती है। देखिए सेफेलो का मतलब होता है सिर, सिर से फैली हुई रहती है जो आपकी नोटोकोड होती है। यहाँ पे यूरोकोडेट, यूरो का मतलब आ जाता है पूंछ से, तो यूरोकोडेट्स कौन से होंगे, जिनमें नोटोकोड कहां रहेगी, आपकी लार्वा स्टेज में पूंछ में रहेगी। जबकि सेफेलोकोडेट, सरफेलो मतलब सिर से फैली हुई रहेगी, मतलब नोटोकोड रहेगी। ये क्या रहेगी, पूंछ, सिर से लेके पूंछ तक पूरे शरीर में क्या रहेगी, ये आपकी फैली हुई रहेगी। वो कौन सा एग्जांपल आ गया, सेफेलोकोडेट। इस तरह से आप को रिलेट करके क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। आगे आ जाता है जबड़े सहित जो आपके कोशिकाएं होती, सॉरी कशेरुकी होती है, उनका कौन सा क्लास होता है। देखिए जो लेस जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब, अब सीधी सी बात है, एक बार खुद सोचिए, आप सबके सब किस में आ जाते हैं, गनेथास्टोमेटा के अंदर आ जाए, मतलब आपके अंदर क्या होते हैं, जबड़े प्रेजेंट होते हैं। अब यदि ये जबड़े नहीं होते तो सोचिए आपका मुंह कैसा होता है, एक बार इमेजिन करके देखिए कैसा होता, गोल होता, राउंड शेप में होता, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, साइक्लोस्टोमेटा। कब बोला जाता है, क्योंकि इनका माउथ कैसा होता है, गोल होता है। तो इनमें क्या होते हैं, जबड़े अपसेंट होते हैं। जबकि उपास्थि युक्त जो अंतः कंकाल वाली जो मछलियां होती हैं, ये मछलियां कौन से वर्ग में देखने को मिलेगी, तो ये आपको जो कॉन्ड्रिथीज वर्ग रहेगा, क्लास रहेगी, उस क्लास के अंदर किस तरह की मछलियां रहेगी, जो क्या होगी, आपकी अंतः कंकाल यानी उपास्थि युक्त अंतः कंकाल वाली मछलियों वाला वर्ग हो जाएगा। जबकि कॉन्ड्रिथीज होते हैं, इनमें मुख की स्थिति कैसे होती है, तो इनमें जो मुख होता है वो वेंट्रल सरफेस होता है ना, वेंट्रली क्या होता है, इनके अंदर देखने
को मिल जाता है। जबकि कॉन्ड्रेक्थिस में किस प्रकार के जो सल्क होते हैं, ये सल्क आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें जो सल्क होते हैं वो प्लेकोइड टाइप के जो सल्क हैं, ये सल्क आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि जो एयर ब्लेडर होता है, ये एयर ब्लेडर किस वर्ग की जो मछलियां होती है उनमें नहीं देखने को मिलता है। तो याद रखना, जो आपके कॉन्ड्रेक्थिस वर्ग क्लास की जो मछलियां होती हैं, उन मछलियों के अंदर वायुवास्य बोल तो एयर ब्लेडर है, ये एयर ब्लेडर क्या होते हैं, आपका अनुपस्थित होता है। जबकि अस्थि युक्त जो अंतः कंकाल वाला जो वर्ग है, वो वर्ग कौन सा आ जाता है, ओस्टिकथिस जो वर्ग होता है, उनकी मछलियों के अंदर क्या होता है, अंतः कंकाल यानी अस्थि युक्त होता है। बोले तो बोनी एंडोस्केलेटन है, वो बोनी एंडोस्केलेटन आपको देखने को मिल जाता है। जबकि ओस्टिकथिस में किस प्रकार के जो सल्क हैं, ये सल्क आपको देखने को मिलेंगे। तो साइक्लोइड एंड जो टिनोइड टाइप के सल्क होते हैं, ये आपको किन में देखने को मिलेगा, ओस्टिकथिस में देखने को मिलेंगे। जबकि जो आपके कॉन्ड्रेक्थिस रहेंगे, इनके अंदर आपको सल्क होते हैं, ये प्लेकोइड टाइप के देखने को मिलेंगे। जबकि जो ओपरकुलम होता है, ये ओपरकुलम किस में पाया जाता है, ओपरकुलम क्या होता है, जो क्लोम होते हैं, उन क्लोम को यानी जो आपके गिल्स होते हैं, उन गिल्स को ढकने का एक कवर होता है, उस कवर को क्या बोला जाता है, ओपरकुलम बोला जाता है। और ये ओपरकुलम होता है, ये याद रखना, जो आपके ओस्ट्रिक्थिस क्लास के जो मछलियां होती हैं, उनके अंदर ये देखने को मिल जाता है। जबकि जो मछलियां होती हैं, इन मछलियों का हृदय कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, तो याद रखना, मछलियों का हृदय कैसा होता है, आपका द्विचेंबर होता है। बोले तो आपके 2 चेंबर युक्त होता है। जबकि याद रखना, जो आपका हार्ट होता है, ये 3 चेंबर भी होता है एंड आपका 4th चेंबर भी होता है। यदि अपन 3rd चेंबर की बात करेंगे, 3 चेंबर किसमें देखने को मिलेंगे, तो जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, इनके अंदर जो आपका हार्ट होता है, ये हार्ट कैसा होता है, 3 चेंबर युक्त होता है। लेकिन यदि अपन 4 चेंबर युक्त हार्ट की बात करें, तो 4 चेंबर युक्त जो आपका हार्ट होता है, ये सीधी सी बात है मैमल्स में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में जो एवीज होते हैं, पक्षी होते हैं, उन पक्षियों के अंदर भी 4 चेंबर युक्त हार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक अपवाद आ जाता है जो सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का नाम सुना होगा। ये जो क्रोकोडाइल है, ये आपके किन में आता है, जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टिलिया क्लास होती है, इस क्लास के अंदर आते हैं। लेकिन अभी अपन ने क्या बात की कि जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, इनके अंदर जो हार्ट होता है, ये कैसा होता है, 3 चेंबर युक्त होता है। लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल होता है, ये रेप्टाइल होके भी क्या होते हैं, इसमें जो हार्ट होता है, ये 4 चेंबर युक्त होता है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, उन रेप्टाइल्स के अंदर सारे क्या, देखिए जो आपके कथन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कि आपसे बोल दिया कि जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, क्या सभी के सभी रेप्टाइल्स के अंदर जो हृदय होता है वो 3 चेंबर युक्त होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। इनके अंदर भी रेप्टाइल में ओनली मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल होता है, जिसमें हार्ट कैसा होता है, 4 कक्षी होता है, 4 चेंबर युक्त होता है। अब 4 चेंबर का, 3 चेंबर का, 2 चेंबर का मतलब क्या आ जाता है कि देखिए 2 चेंबर युक्त हार्ट वो हो गया जिसमें एक एट्रियम रहेगा, 2 आपके क्या रहेंगे, वेंट्रिकल रहेंगे। जबकि 3 चेंबर में 2 एट्रियम रहता है, एक आपका क्या रहता है, वेंट्रिकुलर रहता है। 4 चेंबर में सीधी सी बात है, 2 आपके क्या रहेंगे, एट्रियम रहेंगे, 2 ही आपके क्या रहेंगे, वेंट्रिकल रहेंगे। मतलब राइट लेफ्ट आप ऐसे लग सकते हैं कि राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट आपका क्या हो जाता है, वेंट्रिकल हो जाता है। चलिए अगला आ जाता है कि जो आपके कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, उन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को आपका क्या बोला जाता है, तो इनको पोइकोकिलोथर्मस के नाम से भी जाना जाता है कि पोइकिलोथर्मस के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए, एक तो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका ब्लड ऐसा नहीं है कि इनका ब्लड ठंडा होता है, वार्म ब्लडेड वाले का ब्लड होता है ये गर्म होता है, ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ऐसे जीव जो क्या करते हैं, बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जो आपकी मछलियां ले लीजिए और जीव ले लीजिए, वो क्या रहेंगे, जब पानी रहेगा या मान लीजिए बाहर की साइड में ठंड है, तो वो क्या कर लेंगे, अपना जो टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, थोड़ी सी गर्मी महसूस कर लेंगे। ठीक ऐसे ही मान लीजिए बाहर काफी ज्यादा गर्मी है, तो मतलब टेम्परेचर रहेगा, बाहर का जो वातावरण रहेगा उसके अनुसार खुद के शरीर का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड
आपके एनिमल्स कहलाते हैं। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो बाहरी टेम्परेचर से उनके शरीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपने शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री 37 डिग्री है तो उतना ही टेम्परेचर क्या रहेगा अपने शरीर के रहेगा। बाहर चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो या कितनी ही ठंड क्यों ना हो, अपने शरीर का टेम्परेचर क्या रहेगा एक तरह से मेंटेन रहेगा। तो इस तरह का जो ब्लड होता है उसको वार्म ब्लडेड मतलब एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसे जीव जो बाहरी वातावरण के अनुसार अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, कम ज्यादा कर लेते हैं, वो होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड। जबकि वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपने शरीर का टेम्परेचर खुद क्या रखते हैं, एक समान रहते हैं। बाहर टेम्परेचर चाहे कुछ ही हो, ठंडा हो गर्म हो, अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, एक ही रखेंगे, न कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को चेंज करते रहेंगे। चलिए अगला आ जाता है जल और थल में रहने वाले, यानी ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स जो वाटर एंड लैंड दोनों जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना वो आपके कौन से होते हैं, उभयचर होते हैं। बोले तो एम्फीबियंस, उभयचर, एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब दोहरा क्या होता है, इनका जीवन होता है। वो जीव किस में आ जाते हैं, आपके एम्फीबियंस के अंदर आ जाते हैं। अब एम्फीबियंस के अंदर कौन आ गया, मेंढक आ गया। अब देखिए जो मेंढक होता है वो मेंढक पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। अब आप फॉर एग्जाम्पल्स आप ऐसे लेके चलिए कि जो मेंढक होता है, मेंढक का जो लार्वा स्टेज होता है वो लार्वा स्टेज कंप्लीट पानी पे डिपेंड रहता है, लेकिन उसका जो अडल्ट होता है वो टेरिस्टेरियल पे आ जाता है। तो इस तरह मतलब जो अपना दोहरा जीवन क्या करते हैं, एक जीवन, जैसे लार्वा स्टेज पानी में बिताएंगे, अडल्ट स्टेज कहां बताएंगे, आपके जमीन के ऊपर बताएंगे, बोले तो पानी से बाहर बिताएंगे। इस तरह के जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एम्फीबियंस। बोले तो नेचर कैसा होता है, दोहरा क्या होता है, इनका लाइफ स्टाइल होता है। जबकि जो उभयचर होते हैं, यानी जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, इन एम्फीबियंस में जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, आहार नाल होगी, इनका जो यूरिनरी हो गया एंड जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, इनका जो एक कॉमन पाथवे होता है, इस कॉमन पाथवे को क्लोका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोका। मतलब इनके अंदर क्या होता है, जो चीज खाएंगे, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव मार्ग रहेगा, वो सारे के सारे चीज क्या होती है, एक जगह मिल जाती है। जैसे अपने अंदर यूरिनरी पार्ट अलग होता है, गोल मतलब आपके अंदर यूरिनरी पार्ट अलग रहेगा, इसके अलावा जो आपका रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट रहेगा वो अलग रहेगा, पाथवे अलग अलग रहेगा। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, एक कॉमन पाथवे होता है जिसको क्या बोला जाता है, आपका क्लोका बोला जाता है। इसके साथ साथ में जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, उनमें जो श्वसन होता है, रेस्पायरेशन होता है। ये रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, तो याद रखना ये आपके गिल्स के द्वारा कर लेते हैं, लंग्स के द्वारा कर लेते हैं एंड स्किन के द्वारा भी है। ये रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि जो उभयचर होते हैं और जो आपके सरीसृप होते हैं, इनमें हृदय कैसा होता है, तो याद रखना इनमें 3 चेंबर युक्त हार्ट होता है। जो अभी अपन ने बात किया था कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर कैसा होता है, 3 चेंबर युक्त हार्ट देखने को मिलता है। लेकिन छोड़ा किसको है, मगर को अपन ने छोड़ दिया है, क्रोकोडाइल होते हैं, इनको छोड़ के क्रोकोडाइल किस में आ जाते हैं, आपके उभयचर के अंदर आ जाते हैं। तो सॉरी, क्रोकोडाइल्स होते हैं कि आपके किस में आ जाते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं, सरीसृप में आ जाते हैं। तो जो आपके मगरमच्छ होते हैं, इन मगरमच्छ में जो हृदय होता है वो कैसा होता है, 3 चेंबर युक्त क्या होता है, आपका हृदय होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रेप्टाइल्स के अंदर कौन आ जाते हैं, आपके जो मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ आ जाते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब हो गया रेंग कर चलने वाले जो आपके जीव होते हैं। अगला आ जाता है कि जो सरीसृप होते हैं, इनकी जो अध्ययन मतलब इनकी जो स्टडी होती है, इनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, हर्पेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी था और ये भी था। जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चंस वो है जो ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो ये पूरी की पूरी जो अपन ने पूरे जो 200 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ये 200 क्वेश्चन यदि आप ईमानदारी से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये चैप्टर आप का क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला आ जाता है कि सल्क युक्त जो शुष्क त्वचा होती है, ये किस वर्ग की विशेषता होती है, तो जो आपके सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है, स्किन ये कैसी होती है, ड्राई होती है, शुष्क होती है, और क्या होते हैं, इनमें जो सल्क होते हैं, ये सल्क आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि 4 कक्षीय आपका मतलब 4 कक्षीय हृदय वाला जो सरीसृप होता है वो कौन सा होता है, क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं,
सरीसृप होते हैं, ये कैसे होते हैं, 3 चैम्बर युक्त होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा रेप्टाइल है, उसका नाम क्या है, आपका मगर है, बोले तो आपका जो क्रोकोडाइल है, ये जो मगरमच्छ होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, आपका 4 चैम्बर युक्त क्या होता है, उनमें हार्ट देखने को मिलता है। जबकि जो आपके पक्षी वर्ग होते हैं, इन पक्षी वर्ग की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पक्षी है तो सीधी सी बात है, इनमें जो फेदर्स रहेंगे, पंख रहेंगे, ये पंख प्रेजेंट रहेंगे, यही क्या होती है, इनकी मेन विशेषता होती है। साथ में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन को विजिट है वो जरूर कीजिएगा। यहां पर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड काफी अच्छी जो कंटेंट है, वो कंटेंट यहां आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला आ जाता है कि पक्षियों में जो अग्रपाद होते हैं, यानी जो आपके 4 लिम्स होते हैं, ये 4 लिम्ब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो याद रखना ये जो विंग्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, उन पंखों में 4 लिम्ब क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जबकि पक्षियों की हड्डियां होती है, ये हड्डियां हमेशा याद रखना खोखली होती है। अब ये खोखली रहेगी, इनमें हवा भरी रहेगी, तो इस तरह की जो हड्डियां होती है, इनको न्यूमेटिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, न्यूमेटिक के नाम से जाना जाता है, बोले तो वातिल के नाम से इनको जाना जाता है। अब पक्षियों की हड्डियां हल्की होगी, खोखली होगी, तभी तो सीधी सी बात है, इनमें वेट कम रहेगा। वेट कम रहेगा तो ये आसानी से क्या कर पाएंगे, फ्लाइंग कर पाएंगे, उड़ पाएंगे। जबकि पक्षियों में पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र में एक अतिरिक्त जो कोष होता है, कक्ष होता है, ये कक्ष भी प्रेजेंट रहता है। इस कक्ष को क्या बोला जाता है, क्रोप एंड गिजार्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो क्रोप एंड जो गिजार्ड है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो आपके पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनके अंदर आप कभी भी देख लेना मेमरी ग्लैंड है, ये मेमरी ग्लैंड नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने बच्चे को भी दूध पिलाते हैं। ये दूध कैसे पिलाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके अंदर जो क्रोप रहती है, जो गिजार्ड रहती है, जो दाना वगैरह चुग लेते हैं ना, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो ये इनके क्रोप में जाके क्या हो जाता है, स्टार्ट मतलब एक तरह से मान लीजिए स्टोर हो जाता है। फिर उसी क्रोप के द्वारा अपने बच्चे को चोंच से क्या पिला देते हैं, दूध पिला देते हैं। ये प्रोसेस, ये खासियत किसमें होती है, जो आपके एवीज वर्ड होता है, क्लास होती है, उनके मेंबर्स में खासियत होती है। जबकि अगला आ जाता है कि जो आपके वार्म ब्लडेड होते हैं एनिमल्स, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको होम्योथर्मस के नाम से जाना जाता है, जबकि उनको प्लेंकियोथर्मस के नाम से अपन जान रहे थे। अगला आ जाता है, देखिए मतलब पता चल गया होगा, वार्म ब्लडेड ऐसे जीव जो क्या कर लेते हैं, इन्वायरमेंट चाहे बाहर का कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। वो तो हो जाएंगे वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो हो जाएंगे, जैसे ही बाहर का वातावरण गर्म हुआ तो शरीर का भी वैसा हो जाएगा, ठंडा हुआ तो वैसा कर लेगा, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते रहेंगे। वो जीव क्या कहलाएंगे, कोल्ड ब्लडेड कहलाएंगे। जबकि अगला आ जाता है पक्षी और जो आपके स्तनधारी होते हैं, बोले तो बर्ड्स एंड जो मेमल्स होते हैं, इनमें जो हृदय होता है, ये कैसा होता है, 4 कक्षीय होता है, बोले तो 4 चैम्बर हृदय इनमें देखने को मिल जाता है। अगला आ जाता है स्तनधारियों का सबसे जो विशिष्ट लक्षण होता है, वो क्या होता है, नाम से देख लीजिए, स्तनधारी बोले तो मेमल्स, यानी इनके अंदर क्या होगी, जो आपकी मेमरी ग्लैंड रहेगी, यानी दुग्ध जो ग्रंथियां होती है, याद रखना ये ओनली फिर जो आपके मेमल्स होते हैं, उन मेमल्स में ही देखने को मिलती है, स्तनधारी में ही देखने को मिलती है, जो आपकी मेमरी ग्लैंड होती है। फिर आता है त्वचा पर बालों की उपस्थिति होती है, ये किस वर्ग की विशेषता होती है, तो ये भी सीधी सी बात है, जो आपके मेमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके ऊपरी स्किन पर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो बाहरी कान या जो पीना होता है, ईयर पीना होता है एक्सटर्नल। अब देखिए ईयर पीना क्या होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ईयर पीना, ये ईयर पीना किन में देखने को मिलेगी, जो आपके स्तनधारी होगी उन्हीं में देखने को मिलेगी। अदरवाइज और किन्हीं के अंदर भी आपको ईयर पीना बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। जबकि आ जाता है कि डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम भी किसमें देखने को मिलेगा, तो याद रखना डायफ्राम भी ओनली फॉर आपका किसमें देखने को मिलता है, जो स्तनधारी होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है। जबकि अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं, वो स्तनधारी कौन सा होगा, तो याद रखना अंडे देने वाला जो स्तनधारी एकमात्र है, वो कौन सा है, पेलिपेटस है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि और बाकी के जितने भी स्तनधारी हैं, ये सारे के सारे किसको देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है आपका स्तनधारी पेलिपेटस, ये क्या होता है, आपका अंडे देने वाला स्तनधारी होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।
अगला आ जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है उस राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। अब जो राष्ट्रीय पशु होता है इसका जो नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम है, वो तो आप सबके सब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका मैं जूलॉजिकल नेम है वो आपका क्या आ जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस आ जाता है। तो इसी के अंदर क्या है, इसका हिंदी नेम, कॉमन नेम भी छुपा है। अब आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है इसका नाम क्या है। साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया, पैंथेरा टाइग्रिस क्या होता है, इसका नेम होता है। जबकि जो फिजेलिया होता है इसका जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम होता है, इसको पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप स्किप करना चाहें तो स्किप इसको कर सकते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं है। अगला आ जाता है डायमेसिया होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसको समुद्री एनिमोन, सी एनिमोन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मेंड्रीना होता है इसका सामान्य नाम क्या होता है, ब्रेन कोर के नाम से, कोरल के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि पिनेक्टाडा होता है इसको मेन, देखिए ये तीनों की तीनों यदि आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा बस आप नाम इनके याद रख लीजिएगा। जबकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पिनेक्टाडा होता है इसका मेन नाम क्या होता है, तो इसको पर्ल ओयस्टर के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो मुक्ता शक्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला आ जाता है कि जो ओप्सिलिया होता है इसका कॉमन नाम क्या होता है, तो इसका याद रखना, सी हेयर क्या होता है, इसका नाम होता है, बोले तो समुद्री खरगोश क्या होता है, इसका नाम होता है। जबकि आर्थ्रोपोडा में जो जीवित जीवाश्म होता है इसको किंग क्रेब के नाम से जाना जाता है, बोले तो आपका जो लिमुलस होता है इस लिमुलस नाम से इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला आ जाता है कि मेंढक का जो लार्वा होता है, तो मेंढक के लार्वा को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, टेडपोल लार्वा बोला जाता है। जबकि जहरीले सांप मतलब ऐसे सांप जिनके अंदर जहर देखने को मिलेगा वो तो पॉइजनस के अंदर आ जाएंगे, और जिनमें जहर नहीं देखने को मिल जाएगा वो आपके कौन से आ जाएंगे, नॉन पॉइजनस आ जाएंगे। पॉइजनस के एग्जांपल आपके सामने है, नॉन पॉइजनस के आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं ये कौन से होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पॉइजनस कौन से होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक कौन से होते हैं, दोनों के एग्जांपल सही आपको पता होना चाहिए। तो एक बार एनसीईआरटी के अंदर ये वाला चैप्टर आप सबको जरूर देख लेना है। अब बात कर लेते हैं पॉइजनस के अंदर कौन आ जाता है, नाजा आ जाता है, आपका कोबरा आ गया, आपका केरिट आ गया, आपका वाइपर आ गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके जहरीले सांप होते हैं। जबकि जो आपका फ्लाइट लेस जो एग्जांपल होते हैं, फ्लाइट लेस का मतलब ऐसे पक्षी जो क्या होते हैं, उड़ नहीं सकते, क्योंकि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उड़ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, फ्लाइट लेस बर्ड बोलेंगे। इसमें कौन आ जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके शुतुरमुर्ग आ जाता है, कीवी आ जाता है, एंड आपका पेंगुइन आ जाता है। ऑस्ट्रिच आ गया, कीवी आ गया, पेंगुइन आ गया, ये सारे के सारे एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अगला आ जाता है कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें जो ऑयल ग्लैंड होती है ये कहां पर देखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो ऑयल ग्लैंड होती है वो जो इनकी टेल का जो आधार होता है, पूंछ का जो आधार होता है, वहां पर इनमें देखने को मिल जाती है। जबकि जमीन पर वयस्क मेंढक के लिए जो श्वसन अंग होता है, ये श्वसन अंग कौन सा होता है, देखिए जिस टाइम पे, क्योंकि अपन ने क्या बात किया था कि जो मेंढक होते हैं ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं। अब जो मेंढक का जो लार्वा होता है, टेडपोल, वो कहां रहेगा, पानी के अंदर रहेगा। पानी में रहेगा तो सीधी सी बात है उनमें गिल्स है, वो गिल्स देखने को मिलेंगे। तो जिस टाइम पे लार्वा कंडीशन में रहेगा तब तो वो गिल्स से क्या कर लेगा, रेस्पिरेशन कर लेगा। अब वो कहां आ चुका है, अब वो आ चुका है धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर, टेरिस्टेरियल स्थलीय एनवायरनमेंट के अंदर। वहां पर उसको क्या रहेगा, या तो उसको लंग्स चाहिए या उसको चाहिए स्किन। तो उसके अंदर क्या होते हैं, लंग्स एंड मतलब फेफड़े और स्किन दोनों के द्वारा क्या करता है, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। जिस टाइम पे वो अडल्ट हो जाता है उस टाइम पे क्या कर देता है, फिर उसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो गिल्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिजनरेटेड हो जाते हैं। अगला आ जाता है कि जो मछलियों और उभयचरों के अंदर जो आपके कपाल तंत्रिकाएं होती है, उन कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 10 जोड़ी क्या होती है, उनकी संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, इनके अंदर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर कितनी रहेगी, आपकी 12 संख्या के अंदर आपकी 12 जोड़ी आपकी रहती है।
जबकि मूत्राशय होता है ये किस वर्ग के मेंबर्स में अनुपस्थित होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर कौन सी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर अब्सेंट रहता है। तो याद रखना, जो आपके एवीज होते हैं, जो आपके पक्षी होते हैं, इन पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर होता है ये अब्सेंट होता है। तभी आपने देखा होगा कि इनके अंदर मूत्र हो गया एंड जो भी एक्सक्रीटरी मैटर हो गया, ये सारा का सारा साथ में निकलते हैं। इनकी जो इनके द्वारा जो भी चीज सिक्रेट की जाती है उसको बीट आपने देखा होगा, उसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक हिस्सा ब्लैक होता है, एक हिस्सा व्हाइट होता है। तो बस ये जो उनमें यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसी के कारण क्या होती है, दो कलर का उनकी जो भी बीट वगैरह होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इसका रीजन पूछ लिया जाए कि भाई इसका रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन होता है कि भाई इनको उड़ने के लिए शरीर को क्या करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा। तो इनके अंदर यूरिनरी ब्लड भी नहीं रहेगा और फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही ओवेरी देखने को मिलेगी। एक ओवेरी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। वो भी उनके अंदर क्या करती है, उड़ने के अंदर हेल्प करती है, वेट कम करने के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा वेट कम होगा उतने ही आसानी से आप उड़ पाएंगे। अगला आ जाता है कि पक्षियों में जो ध्वनि प्रोड्यूसिंग बोले तो साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, वो आपका सिरिंग्स होता है। ठीक ऐसे ही ह्यूमंस की बात कर लीजिए तो ह्यूमंस में क्या होता है, लेरिंग्स होता है, जिसके द्वारा साउंड प्रोड्यूसिंग आपका ऑर्गन होता है। अगला आ जाता है सबसे बड़ा जो स्तनधारी होता है, लार्जेस्ट जो मेमल्स है वो कौन सा है, तो याद रखना ब्लू व्हेल क्या होती है, आपकी लार्जेस्ट, है ना, नीली व्हेल क्या होती है, आपकी लार्जेस्ट मेमल्स के अंदर आ जाती है। जबकि बच्चों को जन्म देने वाले जंतुओं को क्या बोला जाता है, विविपेरस बोला जाता है। विविपेरस का मतलब ऐसे जीव जो क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, वो तो आपके विविपेरस कहलाते हैं। ओविपेरस वो जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, पहले अंडे को जन्म देते हैं, फिर उस अंडे को ले करते हैं और ले करने के बाद उससे क्या निकलते हैं, बच्चों का निर्माण होता है। वो जीव क्या कहलाते हैं, ओविपेरस। सिंपली लैंग्वेज में विविपेरस का मतलब ऐसे जीव जो क्या करेंगे, डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे देंगे। ओविपेरस वो होंगे जो पहले तो क्या करेंगे, अंडे को जन्म देंगे, फिर उस अंडे से क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है ना। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या बोला जाता है, ओविपेरस बोला जाता है। अगला आ जाता है जो मोर होता है, इस मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपका पावोक्रिस्टिस क्या होता है, आपके मोर का वैज्ञानिक नेम होता है। ये यहां तक अपन ने 100 क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब बाकी के जो 100 क्वेश्चन और है उनको जल्दी से और देख लेते हैं और ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, एनिमल किंगडम वाला कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एनसीईआरटी देख लेना और जो मैंने वन शॉट बना रखे हैं उन वन शॉट को भी आप देख लेना। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये बीएससी के लिए, इसके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी पे बेस्ड है, क्योंकि जनरल कैरेक्टर्स तो चाहे आप बीएससी में पढ़ लीजिए, चाहे एमएससी में पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, कैरेक्टर्स तो वो के वो रहेंगे। एमपीबीआई का कैरेक्टर जो है वही रहेगा, एवीज का जो कैरेक्टर है वो वही रहेगा। आगे बात कर लेते हैं कि शारीरिक संगठन जिसमें मुख्य गुदा एक ही छिद्र पर प्रेजेंट होते हैं उस प्लेन को क्या बोला जाता है, तो याद रखना उसको ब्लाइंड सेक प्लेन के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है मुख और गुदा के लिए दो अलग अलग छिद्रों वाला जो शारीरिक संगठन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या कहलाता है, ट्यूब विथ इन ए ट्यूब प्लेन के नाम से क्या है, वो जाना जाता है। तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लेना इनके, बाकी आप इनको स्किप करना चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अगला आ जाता है कि सबसे आदिम बहुकोशिकीय संगठन किन जंतुओं के अंदर पाया जाता है, कि मतलब मोस्ट प्रीमेटिव जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से जीवों में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जो आपके स्पंज होते हैं या बोले तो जो आपके पोरीफेरास होते हैं उन पोरीफेरास के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि स्पंजों में नाल तंत्र होता है, ये नाल तंत्र किस चीज के अंदर हेल्प करता है, जो आपके स्पंज बोले तो जो आपके पोरीफेरास होते हैं, इन पोरीफेरास के अंदर जो आपका वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये वाटर कैनाल सिस्टम एक्चुअल में किस चीज में हेल्प करता है, मदद करता है, तो याद रखना उनके अंदर फूड को इकट्ठा करने के अंदर, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर, एंड जो भी उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए वाटर कैनाल सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके स्पंज या बोले तो आपके पोरीफेरास के अंदर। अगला आ जाता है सिलेंट्रेटा के अंदर जो पाचन होता है, ये पाचन किस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो जो आपके सिलेंट्रेट्स होते हैं, इन सिलेंट्रेट के अंदर जो पाचन होता है, ये पाचन आपको एक्स्ट्रा सेलुलर एंड आपको इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का जो पाचन होता है वो पाचन आपको सिलेंट्रेट होते हैं, इन सिलेंट्रेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
जबकि अगला आ जाता है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर जो आपका केविटी होता है, जठर संवहनी जो गुहा होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, जो भी चीज रहेगी उस चीज को पाचन करना एंड उसमें से जो आपके न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, बोले तो पोषक तत्व रहेंगे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, वितरण करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका रहेगा, गैस्ट्रोवेस्टिकुलर ट्यूब का आपका रहता है। जबकि नाइडेरियन के अंदर डंक मारने के लिए, डंक मारने वाला जो कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल का एक नाम और होता है जिसको क्या बोला जाता है, नेमोसिस्ट के नाम से आपको इसको जानेंगे। जबकि जो मूंगा होता है, कोरल होता है, ये मूंगा किस कंकाल तंत्र का बना होता है, तो ये याद रखना, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जबकि चपटे कर्मी रहेंगे, फ्लेट वॉर्म रहेंगे, उनमें जो मेजबान पोषक तत्व रहेंगे वो सीधे किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो जो बॉडी सरफेस रहती है फ्लेट वॉर्म के अंदर, वो क्या कर देते हैं, जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स रहेगा उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सरफेस के द्वारा क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जो भी आपका होस्ट रहेगा उससे। जबकि किन जंतुओं में नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो जंतुओं में, किन जंतुओं में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, तो याद रखना, ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, हर्मेफोडाइटिस के नाम से इनको जाना जाएगा, हर्मेफोडाइटिस। एंड इसका एग्जांपल आ जाता है आपका अर्थवॉर्म आ जाता है, आपके स्पंज आ जाते हैं, एंड आपके क्या आ जाते हैं, फ्लेट वॉर्म्स आ जाते हैं, जिनके अंदर नर एवं मादाएं क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। चलिए अगला आ जाता है एस्के हेलमंथीस होते हैं, इनके शरीर को गोलकर्मी एक्चुअल के अंदर क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है, तो इनको राउंड वॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका क्या होता है, अनुप्रस्थ काट में क्या होता है, ये क्या होते हैं, आपके गोलाकार होते हैं, गोल रीजन में होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो सीधी सी बात है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म बोला जाता है। कि कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस लगाने की बात है कि गोलकर्मी क्यों बोलेंगे, फ्लेट कर्मी क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो फ्लेट होंगे इसलिए उसको फ्लेट वॉर्म बोल देंगे, वो गोल है इसलिए उसको गोल राउंड वॉर्म बोल देंगे। अगला आ जाता है कि वास्तविक देह गुहा वाले जो जंतु होते हैं वो कौन से होते हैं, कि जिनके अंदर आपकी ट्रू सिलोम होती है, वो सिलोम आपको देखने को मिलेगी। अब बात आ जाती है कि भाई सिलोम किसके अंदर देखने को मिलेगी, तो सिलोम सीधी सी बात है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनिलिडा। एनिलिडा के साथ साथ में जो आपके आर्थ्रोपोडा आते हैं, मोलस्कास आ जाते हैं, कोडेट्स आ जाते हैं, इन सब के अंदर आपको क्या होगा, जो ट्रू सिलोम होती है, ये ट्रू सिलोम देखने को मिलती है। जबकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एसिलोमेट्स कौन से होते हैं जिनके अंदर सिलोम नहीं देखने को मिलेगी, वो आपके पोरीफेरा आ गए, सिलेंट्रेटा आ गए, टीनोफोरा आ गए, प्लेटेहेलमिंथेस आ गए। जबकि ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो सिलोम होगी वो सीडो, बोले तो पाउच के रूप में सेक्रेट में ना पूरी फैली रहेगी, वो आपके कौन से आ जाता है, एस्के हेलमिंथेस में देखने को मिल जाएगी। अगला आ जाता है कि जो ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, ये ओपन सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलेगा, जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं एंड जो आपके मोलस्कस होते हैं, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाता है। जबकि एक तो होता है ओपन टाइप का, एक होता है क्लोज टाइप का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज वाला आपको एनेलिडा एंड जो आपके कोडेट्स होते हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। देखिए ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी, इन दोनों में हल्का सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। ये मान लीजिए कोई भी बॉडी है, शरीर है, इसके अंदर जो ब्लड जाएगा, यदि ब्लड ऐसे पैकेट के रूप में जा रहा है, इस तरह से यदि ब्लड होता है, छोटे छोटे पैकेट बने रहते हैं, और जो भी आपके ऑर्गन्स रहेंगे वो ऑर्गन्स क्या रहेंगे, डायरेक्ट ब्लड के क्या रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन तरह का कहलाएगा। जबकि क्लोज तरह का रहेगा, कंप्लीट रूप से एक सिस्टम रहेगा कि कौन सी पाइप से ब्लड किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, यानी पूरा का पूरा ब्लड सिस्टम रहेगा वो एक नेटवर्क के रूप में, जाल के रूप में फैला रहेगा। और जो ब्लड मतलब जो भी ऑर्गन्स रहेंगे वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होके एक पाइप के द्वारा क्या रहेगा, वहां तक ब्लड पहुंच जाएगा। इस तरह का जो सर्कुलेशन है वो आपका क्लोज कहलाता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अगला आ जाता है कि जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इस आर्थ्रोपोड्स के अंदर संतुलन के लिए कौन सा ऑर्गन, एंटीना के बारे में बताया था, आई कंपाउंड मतलब कंपाउंड आई हो गई, सिंपल आ गई आई बताई थी, इसके अलावा स्टेटोसिस्ट बताए थे। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनमें बैलेंस कराने का काम भी आपके करेंगे। तो मेन कौन सा रहेगा, स्टेटोसिस्ट होता है। ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर बैलेंस बनाने का मतलब संतुलित करने का काम उनके अंदर रहेगा। जबकि आर्थ्रोपोडा का सबसे विविध और प्रजाति जो धनी वर्ग होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, वो क्लास आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन सी रहेगी, तो याद रखना वो आपकी जो इंसेक्टा क्लास रहती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मेंबर्स आर्थ्रोपोडा के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि मोलस्का में कुबड़ और ऊपर की तरफ, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, जिसका आंसर क्या था आपका, मेंटल होता है।
वयस्क इकाइनोडर्मेटा में अरीय सिमेट्री देखने को मिलती है, जबकि लार्वा के अंदर कौन सी देखने को मिलेगी? द्विपार्श्व बोले तो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चंस भी अपन पढ़ चुके हैं। जबकि हेमिकोडेटा होते हैं, इनका मुख्य रूप से कैसे जीव होते हैं? तो ये हमेशा आपको मेराइन जो वाटर है, इस मेराइन वाटर में हेमिकोडेट्स है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि वयस्क कशेरुकियों में नोटोकोड किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है? अब देखिए नोटोकोड होती है, ये नोटोकोड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। इसीलिए वर्टिब्रेटा नाम दिया गया कि वर्टिब्रेटा के अंदर जो भी फाइलम रहता है, इसके जो मेंबर्स रहेंगे, इनकी खासियत रहेगी कि इनमें क्या होती है? वर्टिब्रल जो कॉलम होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। जबकि कशेरुकियों के अंदर जो पेशीय हृदय होता है, ये पेशीय हृदय जो वेंट्रल सरफेस होती है, अदर सरफेस होती है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि जबड़े वाले जंतु होते हैं, ये इनको किस समूह में रखा गया है? जिनके अंदर जबड़े रहेंगे उनको ग्नेथा स्टोमेटा के अंदर रखा गया है, और जिनके अंदर जबड़े नहीं रहेंगे उनको अग्नेथा के नाम से जाना गया है। देखिए अग्नेथा, ए का मतलब होता है अब्सेंट, ग्नेथा का मतलब क्या होता है? आपके जबड़े, मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर जबड़े अब्सेंट रहेंगे उनको अग्नेथा के अंदर रखेंगे। ग्नेथोस्टोमेटा जस्ट इसका उल्टा आ गया, जिनमें क्या होंगे? जबड़े आपके प्रेजेंट रहेंगे। अगला आ जाता है कि उपास्थि युक्त मछलियों में जो पूंछ होती है, ये पूंछ कैसे होती है? तो ये क्या रहती है? इन अनइक्वल जो लोब होते हैं, बोले तो हेटेरोसर्का होता है, इस फॉर्म के अंदर वो आपकी प्रेजेंट रहती है। जबकि अस्थि युक्त मछलियों के अंदर जो पूंछ होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? लोब्स होते हैं, वो इक्वल रूप में रहते हैं, इसलिए इसको होमोसर्का के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा कि हेटेरोसर्का क्या होता है, होमोसर्का क्या होता है। हेटेरोसर्का वो होता है जिनके अंदर मछलियां जिनके अंदर पूंछ होती है, ये पूंछ क्या होती है? अस्थि युक्त क्या होती है? इनमें पूंछ प्रेजेंट रहेगी, वो तो आपका हेटेरोसर्का कहलाएगी। एंड जिनके अंदर अस्थि युक्त मछलियों में पूंछ है, वो कहते हैं कि ये तो उपास्थि युक्त बोले तो कार्टिलेजिनस हो गई, और ये आपकी बोनीफिसेस होगी। तो कार्टिलेजिनस फिश रहेगी, उनके अंदर पूंछ कैसे रहेगी? असमान लोब के अंदर रहेगी, जिसको क्या बोलेंगे? हेटेरोसर्का बोलेंगे। जबकि जो बोनीफिश रहेगी, बोले तो अस्थि युक्त मछलियां रहेगी, उनकी पूंछ कैसे रहेगी? समान लोब में रहेगी, बोले तो होमोसर्का लोब के अंदर रहेगी। अगला आ जाता है कि जो अंडे देने के लिए मीठे पानी में जाने वाली जो मछलियां होती है, उनको एनाड्रोमस बोला जाता है। जबकि केटाड्रोमस क्या हो जाती है? जस्ट इसका क्या हो जाती है? अपोजिट आ जाती है। तो एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाते हैं? आपके पेट्रा माइसोन आ जाते हैं। जबकि उभयचर और सरीसृप होते हैं, उनमें जो टेम्पेनम होता है, ये टेम्पेनम किससे शो करता है? तो ये जो ईयर होता है, ये ईयर को क्या करता है? आपका टेम्पेनम शो करता है, जिससे क्या होती है? जो भी ध्वनि तरंगे होती है वो इनको इजीली सुनाई दे जाती है। मगरमच्छ के अंदर जो हृदय होता है, ये हृदय कैसा होता है? 4 लोब होता है, 4 चेंबर युक्त होता है। जबकि सरीसृप हो गए, आपके पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, इन सब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, यह फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटर फर्टिलाइजेशन वो हो गया, सीधी सी बात है, जो शरीर के अंदर होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो आपका क्या होता है? शरीर से बाहर होता है। ठीक ऐसे ही क्या होता है? एक आ जाती है डेवलपमेंट स्टेज में, एक आ जाती है आपकी डायरेक्ट स्टेज डेवलपमेंट स्टेज, एक आ जाती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट स्टेज। डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आगे कि अडल्ट हो, मतलब जो भी आपका लार्वा है, उस लार्वा से यदि क्या बन रहा है? डायरेक्ट अडल्ट बन रहा है, वो तो आगे आपकी डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया कि लार्वा से डायरेक्ट ही क्या बन गया? आपका अडल्ट बन गया। लेकिन बीच में यदि और कोई स्टेज आ जाती है, फॉर एग्जांपल लार्वा से क्या बनी? प्यूपा बनी, प्यूपा से क्या बना? अडल्ट। मतलब बीच में एक दूसरी स्टेज आई, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से वो क्या बना है? अडल्ट में कन्वर्ट हुआ है, वो डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तो दोनों डेवलपमेंट में आपको पता चल गया होगा कि डेवलपमेंट भी या ना परिवर्धन भी क्या होता है? 2 तरह का होता है। एक तो क्या होता है? डायरेक्ट प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, बोले तो इनडायरेक्ट तरीके का। डायरेक्ट तरीके का, प्रत्यक्ष तरह का डेवलपमेंट, डायरेक्ट लार्वा से क्या बन गया? आपका अडल्ट बन गया, वयस्क बन गया, वो तो आपका प्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। जबकि अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट कौन सा होगा? परिवर्धन कौन सा होगा? बीच में यदि कोई स्टेज आ जाती है, फॉर एग्जांपल प्यूपा स्टेज आ गई, तो अब ये क्या है? बीच में कोई दूसरी स्टेज, लार्वा से डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनके तीसरे तरीके से क्या बना है? वो आपका अडल्ट बना है। ये स्टेज आपका क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष परिवर्धन, यानी आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है।
कौन से जंतुओं में पूरी तरह से क्या होते हैं, आपके समतापी होते हैं? तो याद रखना ओनली फॉर जो आपके बर्ड्स रहेंगे एंड जो आपके मेमल्स रहेंगे, ये कैसे होते हैं, होमोथर्मल होते हैं, होमोथर्मिक होते हैं, बोले तो आपके समतापी होते हैं, जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर या बोले तो ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं कि इनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, आपका समान रहता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला आ जाता है कि पक्षियों में अग्रपाद के लिए कौन सी चीजें रूपांतरित, तो पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं वो सीधी सी बात है फ्लाइंग के लिए बोले तो उड़ने के लिए क्या हो जाते हैं, आपके रूपांतरित हो जाते हैं पक्षियों के अंदर। जबकि पक्षियों में पश्चपाद में चलने या तैरने के लिए आमतौर पर क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो सल्क होते हैं वो सल्क क्या होते हैं, इनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जबकि पक्षियों में श्वसन तंत्र में जो श्वसन के पूरक क्या जुड़े रहते हैं, जो आपके एयर सेक होते हैं, वायु कोष होते हैं, ये उनके अंदर जुड़े रहते हैं। जबकि अंडे देने वाला स्तनधारी जो कहां रहेगा, पानी के अंदर रहता है, वो कौन सा होता है, प्लेटिपस रहता है, जिसको डक आपका बिल्ड प्लेटिपस, ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला आ जाता है थैली वाले जो स्तनधारी होते हैं, उन स्तनधारियों को क्या बोला जाता है, तो वो आपके कौन से आ जाते हैं, मार्सुपियल्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें कौन आ जाता है, कंगारू। कंगारू आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा, उनके यहां पर बीच में क्या होती है, एक थैलीनुमा, आपने डोरेमोन देखा होगा, छोटे थे डोरेमोन सीरियल देखते थे ना, उस डोरेमोन में जो डोरेमोन की जो पॉकेट थी, यहां पर कंगारुओं की वही पॉकेट होती है जहां पर वो अपने जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को रखते हैं। तो वो आपके कौन से होते हैं, उनमें जो स्ट्रक्चर जो थैली होती है, उसी थैली को क्या बोला जाता है, मार्सुपियल ट्यूब मतलब थैली बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें कौन आ जाते हैं, आपके कंगारू आ जाते हैं। जबकि ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मछलियां होती है, फिशेस होती है, इनकी स्टडी को इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या जो बोलेंगे, मछलियों की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको इक्थियोलॉजी के नाम से जानेगी। जबकि जो पक्षी होते हैं, उन पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्निथियोलॉजी बोला जाता है। थोड़ा सा पहले अपन ने सर्पों के बारे में पढ़ा था, सर्पेंटोलॉजी उसको बोला जाता है। फिर जो स्तनधारी होते हैं, इन स्तनधारियों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको मेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जबकि कीटों वाला सबसे बड़ा जो संघ होता है वो आपका कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सबसे बड़ी जो क्लास होती है इंसेक्टा, उसके अंदर सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। जबकि कांटेदार शरीर वाले जो जंतु होते हैं वो कौन से फाइलम में देखने को मिलेंगे, जो आपका इकाइनोडर्मेटा होता है, उसके मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से ही आपको बता देते हैं कि जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इसको एक बार विजिट है, वो विजिट आप सबके सब जरूर कीजिएगा। अगला आ जाता है कि जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, इन इकाइनोडर्मेट्स में गमन के लिए मतलब गमन होता है, लोकोमोशन होता है। ये लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, कौन यहां पर मदद करता है, तो याद रखना यहां पर मदद कौन करेगा, जो आपकी ट्यूब फिट रहेगी। ये ट्यूब फिट क्या करती है, इकाइनोडर्मेट्स को लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए क्या करती है, मदद करती है। जबकि जो आपके हेमिकोडेट्स होते हैं, इन हेमिकोडेट्स के अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, ये क्लोज टाइप का। तो याद रखना ओपन टाइप का रहेगा। ओपन टाइप का मतलब जो ब्लड के कांटेक्ट में सारे के सारे ऑर्गन रहेंगे, मतलब ऑर्गन ऐसे ही ब्लड के अंदर तैरते हुए आपको देखने को मिलेंगे, उस टाइप का तो सर्कुलेशन क्लोज ओपन टाइप का कहलाता है। क्लोज टाइप के अंदर कंप्लीट एक नेटवर्क बना रहता है, और जो ब्लड क्या होते हैं आपके डायरेक्ट ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं होता है, उस तरह का जो सर्कुलेशन है वो क्या कहलाता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। जबकि किस समूह में जो गुदा होता है, यानी पोस्ट एनल जो टेल होती है, ये आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको कॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलेगी। जबकि कॉन्ड्रेक्थिस की तो त्वचा होती है, ये त्वचा किस चीज के कारण आपकी क्या होती है, सख्त होती है, रूट होती है। तो रूडली किसके कारण रहेगी, टफ किसके कारण रहेगी, क्योंकि उनके अंदर जो प्लेकोइड सल्क होती है, ये प्लेकोइड सल्क आपको देखने को मिल जाती है। जबकि पेल्विक फिन होते हैं, ये पेल्विक फिन में जो क्लेस्पर्स होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, तो जो आपका नर कॉन्ड्रिक्थिस होता है, मेल कॉन्ड्रिक्थिस होता है, उसके अंदर आपका जो प्लेविक फिन रहेगा, इस प्लेविक फिन के अंदर जो कैल्स्पर्स होते हैं, ये कैल्स्पर्स क्या होते हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि जो आपकी बोनी फिशेस रहेगी, है ना, अस्थि जो मछलियां रहेगी, उनका जो क्लोम होता है, उनमें जो गिल्स होते हैं, वो गिल्स कितने जोड़े के अंदर होते हैं, तो याद रखना 4 जोड़े के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि
उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनकी स्किन होती है वो आमतौर पर स्किन पर क्या होते हैं, सल्क रहित होती है। किस कारण सल्क रहित होती है? क्यों? क्योंकि उनकी नमी सल्क रहित होगी, यानी सल्क भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसके साथ साथ में उनकी कैसी रहेगी, मॉइस्ट रहती है, बोले तो नम क्या रहती है, आपके उभयचरों की जो स्किन होती है वो स्किन आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि छिपकली और सांप होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, जो सल्क होते हैं, ये सल्क अपने मतलब किस रूप में सल्क इनके रूप में बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कि सांप अपनी स्किन चेंज करता है, तो वो जो स्किन चेंज करता है उसको अपन केंचुली नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको केंचुली नाम से अपन जानते हैं। जबकि पक्षियों में जो वातिल होती है, यानी न्यूमेटिक जो हड्डियां होती है, वो हड्डियां किस चीज में मदद करती है? तो जो हड्डियां होती है न्यूमेटिक क्यों होती है? न्यूमेटिक का मतलब हो गया कि हड्डियां कैसी होगी, खोखली होगी, और उनमें क्या होती है, हवा भरी रहती है, ताकि क्या होती है कि जो पक्षी होते हैं उनमें वजन क्या हो सके, कम हो सके, आसानी से वो क्या कर सके, फ्लाई कर सके, उड़ सके। बोल तो उड़ने के लिए, शरीर का वजन कम करने के लिए क्या होती है, उनकी हड्डियां कैसी होती है, न्यूमेटिक टाइप की होती है। जबकि अधिकांश जो आपके स्तनधारी होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, बोले तो जराइज होते हैं। कैसे होते हैं? विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या हो गया, ऐसे जीव जो डायरेक्ट क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। अगला आ जाता है ट्यूब विद इन ए ट्यूब। आपके शारीरिक योजनाओं वाले जंतु कौन से होते हैं? एस्के हेलमिंथेस लेके कोडेक तक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ट्यूब विद इन ए ट्यूब आपके शारीरिक योजनाओं के मतलब बॉडी प्लेन वाले क्या होते हैं, आपके जंतु होते हैं। जबकि कोशिका पुंज बोले तो सेल जो एरिगेंट होते हैं, ये शारीरिक योजना दिखाने वाले जो जंतु है वो कौन से होते हैं? तो जो आपके स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेल एरिगेंट बोले तो कोशिका पुंज वाले होते हैं। जबकि स्पंजों में जो आपका नाल तंत्र होता है ये किन कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहता है? तो याद रखना, जो कोलर कोशिकाएं होती हैं, कोलेनोसाइट्स होते हैं, इनके द्वारा ये आश्रित रहता है। जबकि स्पंजों में जो पाचन होता है, ये पाचन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर टाइप का होता है। किस संघ को नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना, जो आपका सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा को ही नाइडेरिया संघ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला आ जाता है मेटाजेनेसिस होता है, यानी मेटाजेनेसिस किन जीवों के अंदर देखने को मिलेगा? तो जो आपकी ओबेलिया होती है, इन ओबेलिया के अंदर पीढ़ी अंतर मतलब पीढ़ी एकांतरण आपको देखने को मिलता है। मतलब जनरेशन अल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपको किसमें देखने को मिलेगी? ओबेलिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि गमन के लिए जो आपकी कटथ पटिकाएं होती है, यानी कोम्ब प्लेट्स होती हैं, ये किन में देखने को मिलेगी? तो ये आपका जो टीनाफोर्स होते हैं, टीनोफोरा होते हैं, इस टीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स में देखने को मिल जाएगी। जबकि चपटे कर्मी बोले तो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, इनके अंदर बॉडी सिमेट्री होती है। वो सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऐसी सिमेट्री जिसको क्या कर दें, अपन सिंगल एक्सिस से काट दें, एक दूसरे की मिरर इमेज हो, ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होगी, सेंटर एक्सिस से कैसे भी काट लो, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ये आपके रेडियल होगी। एसिमेट्री कैसे भी काट लो, चाहे वो आपको दो इक्वल प्लेन के अंदर आपको नहीं मिलेगी। अगला आ जाता है प्लेटेहेल्मिंथेस में उत्सर्जन के लिए जो संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होती है, उनको प्रोटोनेफ्रिडिया या बोलते तो फ्लेम सेल के नाम से जाना जाता है। जबकि जो गोलकर्मी है, ये गोलकर्मी किस संघ के अंदर गोलकर्मियों को शामिल किया गया है? जो आपके एस्के हेलमिंथेस होते हैं, इनके अंदर आपके गोलकर्मियों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। जबकि सूडोसिलोम होती है, ये सूडोसिलोम किसके अंदर देखने को मिलेगी? तो सूडोसिलोम किसमें देखने को मिलेगी? ओनली फॉर जो आपके एस्के हेलमिंथेस होते हैं, इस एस्के हेलमिंथेस के अंदर आपको सूडोसिलोम है ये देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि एसिलोमेट्स होते हैं जिनमें सिलोम नहीं देखने को मिलेगी, वो पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा आ गया, प्लेटेहेल्मिंथेस आ गया। जबकि जिनके अंदर सिलोम देखने को मिलेगी, जो सिलोमेट्स होंगे, वो आपके एनेलिडा आ गया, आर्थ्रोपोडा आ गया, कोर्डेटा आ गया, एंड आपका क्या आ जाता है? मोलस्का के अंदर आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि वास्तविक खंडी भवन यानी आपका ट्रू सेगमेंटेशन होता है, या बोले तो मेटामेरिज्म की जो प्रोसेस है, ये किस में देखने को मिलेगी? ये आपका एनेलिडा के अंदर देखने को मिलेगी। पहला ऐसा संघ है जिसमें मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। जबकि नेरिस जैसे जो जलीय एनेलिडा होते हैं, इनमें श्वसन किसके द्वारा होगा? जो पेरापोडिया होते हैं, इन पेरापोडिया के द्वारा होता है। जबकि सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा हो जाता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका मोलस्का आ जाता है। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। अगला आ जाता है आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है, ये बाह्य कंकाल किसका बना होता है? जो आपका काइटिन होता है, इस काइटिन से बना होता है। जबकि आर्थ्रोपोड्स में संतुलन के लिए जो अंग होते हैं, इसको स्टेटोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड अधिकांश जो कीट होते हैं,
इन कीट्स में जो उत्सर्जी अंग होता है, इस उत्सर्जी अंग को क्या बोला जाता है? आपका मेलपीगिय नलिका बोला जाता है। जबकि सबसे दूसरा बड़ा संघ कौन सा आ जाता है? आपका मोलस्का आ जाता है। रेती जैसे अंग बोले तो जो रेडुला होता है, ये रेडुला किन के अंदर देखने को मिलेगा? तो रेडुला स्ट्रक्चर है, ये जो मोलस्का होते हैं, संघ होता है, इनके मेंबर्स में देखने को मिलेगी। एंड जो आपका वोटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये वोटर वेस, याद रखना, एक तो होता है वोटर केनाल सिस्टम, एक होता है वोटर वेस्कुलर सिस्टम, दोनों के दोनों अलग है। वोटर केनाल सिस्टम है, ये तो आपको स्पंज बोले तो पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि जो आपका जल परिसंवहन तंत्र है, वोटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये आपको इकाइनोडर्मेटा है बोले तो जो आपकी स्टारफिश होती है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों वर्ड्स के अंदर। इन वर्ड्स को अच्छे से देख लीजिएगा, वोटर वेस्कुलर सिस्टम, वोटर केनाल सिस्टम। जबकि अगला आ जाता है कि वेस्क जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, उनके अंदर तो आई थिंक ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं कि उनके अंदर तो क्या होगी, जो वेस्क अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स रहेंगे उनमें तो रेडियल सिमेट्री रहेगी, लेकिन लार्वा वाले के अंदर क्या रहेगी? बाइलेटरल सिमेट्री रहेगी। हेमिकोडेट्स का एक उदाहरण बता दीजिए। तो हेमिकोडेट्स में कौन आ जाता है? जो आपका ब्लेनोलोगस होता है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर अगला आ जाता है कोडेट्स में 3 मूलभूत आपके लक्षण बता दीजिए। वही क्वेश्चन वापस आ गए हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाता है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है, डोर्सल नर्वे कोड प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होती है। जबकि नोटोकोड क्या होती है? केवल लार्वा की पूंछ में, किस में प्रेजेंट होती है? यूरोकोड्स के अंदर। जबकि नोटोकोड होती है जीवन भर किस में रहेगी? सेफेलोकोडेट। नाम से बताया था, यूरो, यूरो मतलब पूंछ से हो गया, सेफेलो सर से लेके फैली हुई रहती है, तो सर से पूंछ तक आपकी रहेगी नोटोकोड। जबकि अगला आ जाता है कि कशेरुकियों में कितने कक्षों वाला अधर पेशीय पाया जाता है? तो 2 चैम्बर युक्त, 3 चैम्बर युक्त एंड 4 चैम्बर युक्त। 2 चैम्बर युक्त जो आपका हार्ट रहेगा, ये मछलियों के अंदर देखने को मिलेगा, आपकी फिशेस के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि 3 चैम्बर युक्त जो आपका हृदय रहेगा, ये रेप्टाइल आ गया, एम्फीबियंस आ गया, इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। जबकि 4 चैम्बर युक्त जो आपका हार्ट रहेगा, ये हार्ट आपको मैमल्स में देखने को मिलेगा, एवीज में देखने को मिलेगा। लेकिन रेप्टाइल्स का एक एग्जांपल आ जाता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, जिसके अंदर क्या होते हैं? 4 चैम्बर युक्त हार्ट देखने को मिलता है। रेप्टाइल है, फिर भी उसमें कायदे से रेप्टाइल में 3 चैम्बर युक्त होता है, लेकिन मगरमच्छ एक अपवाद आ जाता है जिसके अंदर 4 चैम्बर युक्त हार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जबड़े रहित कोशिकाओं को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो जिनमें जबड़ा नहीं होगा वो किस में आ जाएंगे? साइक्लोस्टोमेटा में आ जाएंगे। फिर आ जाता है कि उपास्थि युक्त जो अंतः कंकाल वाली जो मछलियां होती हैं, उनको क्या बोलेंगे? उसको कॉन्ट्रैक्टिस बोला जाता है। जबकि इलेक्ट्रिक अंग होता है, ये कौन सी मछली में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, जो आपका टोरपीडो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि जहरीला डंक होता है, ये जहरीला डंक कौन सी मछली में देखने को मिलता है? ट्राइगोन नामक जो मछली होती है उसमें जो जहरीला डंक होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि अस्थि युक्त जो अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन वाली जो मछलियां होती है वो कौन सी में देखने को मिलेगी? ऑस्ट्रेक्सिस में देखने को मिलेगी। जबकि उत्प्लावकता बोले तो आपकी बायोएंसी होती है, इस बायोएंसी के अंदर जो वायु कोष होते हैं वो वायु कोष आपके किस में देखने को मिलेंगे? एयर ब्लैडर किस में देखने को मिलेंगे? आपके ओस्ट्रिक्सिस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जबकि मछलियों का हृदय कैसा होता है? आपका द्विकोष्ठी होता है, द्विचैम्बर आपका होता है। एक वेंट्रिकल होता है, यानी एक आलिंद होता है, एक आपका निले होता है, एक एट्रियम, एक आपका वेंट्रिकुलर। जबकि उभयचर होता है, ये किसके माध्यम से आपके सांस लेते हैं? तो उभयचर में सांस लेने के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट रहेंगे, स्किन प्रेजेंट रहेंगे। गिल्स जब प्रेजेंट रहेंगे जब वो लार्वा स्टेज में रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो पानी के अंदर है। जबकि लंग्स एंड स्किन कब रहेंगे? जब वो अडल्ट बोले तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। आगे आ जाता है उभयचरों में पाचन और जनन मार्गों के लिए एक सामान्य कक्ष होता है जिसको क्या बोला जाता है? क्लोएका के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है उभयचरों में हृदय कैसा होता है? आपका 3 कोष्ठकीय होता है, 3 चैम्बर युक्त होता है। जबकि सरीसृपों में अध्ययन को हर्पेंटोलॉजी बोला जाता है। सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय किसका होता है? तो याद रखना, मगरमच्छ है, ये आपका सरीसृप होता है। कायदे से 3 आपके हृदय के चैम्बर होने चाहिए, लेकिन क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। सांप और छिपकली अपने अपने सल्क होते हैं, किसके रूप में छोड़ती है? केंचुए के रूप में छोड़ देती है। जबकि पक्षी वर्ग होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है? पंख और चोंच क्या होती है? आपकी इसकी विशेषताएं होती है। पक्षियों में अग्रपाद होते हैं, ये किस में रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों में हो जाते हैं। पक्षियों की हड्डियां किसकी बनी होती है? तो सीधी सी बात है, खोखली होती है जिनमें हवा भरी रहती है। ऐसी हड्डियों को न्यूमेटिक आपकी बोन्स के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा पक्षियों में पाचन मार्ग के लिए अतिरिक्त कक्ष कौन सा होता है? क्रोप एंड आपके क्या होते हैं?
लिजार्ड होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है पक्षी और स्तनधारियों में कैसे होते हैं। तो पक्षी और स्तनधारी आपके कैसे होते हैं, समतापी होते हैं, बोले तो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। अगला आ जाता है स्तनधारियों का सबसे अनूठा लक्षण क्या होता है। तो स्तनधारी सीधी सी बात है कि ये इनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग जो आपकी मेमरी ग्लैंड होती है, ये मेमरी ग्लैंड क्या होती है, इनमें प्रेजेंट होती है। आज की लास्ट अपनी स्लाइड आ जाती है, क्वेश्चन आ जाते हैं स्तनधारियों की त्वचा कैसी होती है। तो त्वचा पर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। ये हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि एक अंडज है, मतलब एक आपका ओवीपेरस है जो अंडे देता है, फिर भी वो क्या है, स्तनधारी का उदाहरण। क्योंकि जितने भी स्तनधारी हैं सारे के सारे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन एकमात्र जो पेलिपेटस होता है ये आपका क्या करता है, बच्चे को जन्म नहीं देके अंडे को जन्म देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला आ जाता है कि बाह्य पिना, यानी ये जो बाह्य पिना, इसको क्या बोला जाता है, जो अपने बाहर की साइड में कान है एक्सटर्नली, इनको बाह्य पिना, एक्सटर्नल पिना के नाम से जाना जाता है। ये किन में देखने को मिलेंगे, ये आपके जो मेमल्स होते हैं, स्तनधारी होती है, इनकी खासियत होती है। जबकि पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय कैसा होता है, 4 चैम्बर युक्त होता है। जबकि सी हॉर्स बोले तो हिपोकैम्पस होता है। इस हिपोकैम्पस को किस वर्ग में रखा गया है, ऑस्ट्रक्थीज वर्ग के अंदर इसको रखा गया है। ये अपन ने टोटल कितने क्वेश्चंस देख लिए, 200 क्वेश्चंस देख लिए। इसके साथ साथ में जो मैंने वन शॉट बना रखे हैं वो वन शॉट आप देख लीजिएगा कोडेड नॉन कोडेड से। तो कंप्लीट आपका ये चैप्टर है एनिमल किंगडम वाला, ये यहां पर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर विजिट आप सबको जरूर करना है। इस एप्लीकेशन के ऊपर जो नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि अब जो समय है वो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो क्वेश्चंस अपन ने डाल रखे हैं, जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए, नोट्स भी देख लीजिए, वन लाइनर वाले सारे के सारे जो नोट्स जितने भी क्लासेस हुई है सबके सब आपको देखने को मिल जाएंगे प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे। ये कुछ सोशल मीडिया से, इनको भी फॉलो करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।